हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक हिस्टोरिकल वांगशन एफएफ है जिसका नाम है सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस। इस एफएफ की ऑथर का नाम है स्वीट लो लीशो और ये एफएफ AO3 पर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। इसमें लान वांग जी टॉप है और एक एम्परर है और विंग एक बॉटम है और इम्पीरियल कॉन्सोर्ट है। ये एक अरेंज मैरिज पर बेस्ड एफएफ है। तो चलिए हम अपना पार्ट 1 शुरू करते हैं। विंग से ऐसा कहा गया था कि एम्परर बहुत काइंड नेचर के हैं और ये भी कि गुसुलैंड के मेन जिससे भी प्यार करते हैं बहुत पैशनेटली करते हैं। उनके स्वभाव में ही डिवोशन होता है और गुसुलैंड के मेन अपने लव्ड वंस को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विंग को ऐसा भी कहा गया कि प्रीवियस एम्परर अपनी एम्प्रेस से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो उनके प्यार में पागल हो गए थे और उनसे पहले जो एम्परर थे उनका भी यही हाल हो चुका था और जो बाद में एम्परर होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। विंग को ये भरोसा दिलाया गया था कि पागलपन कमज़ोरी नहीं होती है और न्यू एम्परर बहुत यंग हैं और दिल के साफ़ हैं। वो विंग की बहुत अच्छे से केयर करेंगे और विंग को एक प्यार और शान शौकत से भरी लाइफ देंगे। लान वांग जी कठोर माहौल में और रोक टोक करने वाले अपने अंकल की देख रेख में पला बढ़ा था, तो इसीलिए उसका नेचर काफ़ी हद तक अपने फादर की तरह ही होगा। इन सब चीज़ों को अगर कंसिडर किया जाए तो लान वांग जी एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा। विंग से कहा गया था एक ग्रेट एम्पायर उसके एम्परर और चूज़ की गई इम्पीरियल कंसोर्ट के खूबसूरत और प्यार भरे रिश्ते पर डिपेंड करता है। तो अगर विंग की बात की जाए तो सिर्फ उससे एक खूबसूरत चेहरा बनकर रहने की उम्मीद नहीं की जाएगी, वो अपने हस्बैंड की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बनेगा। विंग ने कभी शादी के लिए नहीं चाहा था, ऊपर से एम्परर को अपने हस्बैंड के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था, लेकिन ये विंग का अपने परिवार के प्रति फ़र्ज़ था। नहीं, ये उसके अपने देश के लिए उसका फ़र्ज़ था। विंग अपने बड़ों की बात नहीं टाल सकता था, जबकि वो ये जानता था कि वो जियांग्स का कर्जदार था। वो अभी काफ़ी यंग था और उसे पॉलिटिक्स कोर्ट के अंदर चल रहे लड़ाई झगड़ों से दूर रखा गया था। पर विंग को इतना तो पता ही था कि अननोन पावर्स एक साथ विद्रोह करने की तैयारी कर रही थीं ताकि वो सिंहासन हड़प सकें, और ये भी कि गुसुलैंड इन ताकतों को पहले ख़त्म करना चाहती थी। गुसुलैंड का एम्पायर बिल्कुल भी नहीं हार सकता था, लेकिन युद्ध ना हो यही बेहतर था। काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ था। इसके लिए एक अलायंस बनाई गई जिसमें लैंस के सबसे वफ़ादार लोग थे। सबसे पहले जिनके द्वारा करी गई पैसों की मदद से युद्ध में बिना किसी रुकावट के सप्लाईज जारी रहेंगी। दूसरे थे नियज़, जिनकी खतरनाक आर्मी स्टेट के लिए जान देने के लिए तैयार थी। और आखिर में जियांग्स, जिनके पास साम्राज्य को बचाने की मेन चाबी थी, और वो थी उनके अपने घर के किसी पर्सन की पॉलिटिकल मैरिज, जिससे गुसुलैंड का प्रभाव फिर एक बार पहले जैसा हो जाएगा और सेंट्रल स्टेट पर अपना कंट्रोल वो कर सकेंगे जहां युनमेंग स्थित था। जियांग्स ने कहा कि विंग ही वो है जिसकी शादी लान एम्परर से होगी। उन्होंने विंग के दिमाग में ये सारी चीज़ें भर दी, भ्रम पैदा कर दिया कि उसकी और यंग एम्परर की शादी बहुत रोमांटिक और खूबसूरत होगी। उन्होंने उससे कहा कि उसे पैलेस में किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब विंग की लाइफ पूरी खुशियों से भर जाएगी। एक खूबसूरत और शुभ शादी उसका इंतज़ार कर रही है। और ना जाने क्या क्या विंग से कहा गया। विंग से ये भी कहा गया कि ये शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल शादी नहीं बल्कि खुशियों से भरी शादी होगी। विंग, जिसकी लाइफ में कभी ज़्यादा खुशियाँ नहीं रहीं, उसने इन सब बातों को सुनकर उम्मीद करना शुरू कर दिया। अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा उसने अपनी एक फ़ैमिली चाही, स्पेशली खुशियों से भरी हुई। विंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहा, ना धन दौलत ना ही पावर, सिर्फ एक फ़ैमिली चाहिए थी। यही सब सोच के विंग ने शादी के लिए हाँ कह दिया। जियांग्स ने उससे जो जो कहा वो उसने किया। उसने वो हैवी कपड़े भी पहने जो जियांग्स ने उसे पहनने के लिए कहा था।
विंग ने अपने सिर पर हैवी फिनिक्स क्राउन पहना, जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं करी। वो एक बेशकीमती यानी कि लग्जूरियस पालकी में बैठा, जिसे ख़ास तौर पर विंग के लिए बनाया गया था। पूरी सिटी में विंग को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उस पालकी में बैठाकर घुमाया गया। विंग बहुत केयरफुली उस पालकी से अपने पैरों को बाहर करता है, जैसे उसे सिखाया गया था, ताकि वो अपने हस्बैंड से मिल सके। उसी पर आखिरकार विंग अपने पारदर्शी रेड वेल से के थ्रू यंग एम्परर को देखता है। यंग एम्परर बहुत हैंडसम और काफ़ी टॉल थे। अपने हैंडसम हस्बैंड को देखकर मानो विंग के दिल की धड़कनें रुक सी गई हों। एम्परर की खूबसूरत गोल्डन आंखें देखकर विंग के दिल में एक्साइटमेंट हुई कि उसने इतने ब्यूटीफुल मैन से शादी करी है। इस बात से विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि एम्परर ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। विंग सोचता है कि शायद एम्परर भी शाय फील कर रहे होंगे। वो कहता है एम्परर भी मेरी ही तरह शाय और बहुत नर्वस फील कर रहे होंगे, लेकिन बाद में जब हम दोनों अकेले होंगे तो हमें एक दूसरे को जानने का, समझने का काफ़ी टाइम मिलेगा। ये विंग भी ना कितना ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। इसके बाद वो एम्परर के सामने 3 बार सेरेमोनियल बो करता है। आखिरकार जितनी ज़रूरी रिचुअल्स थी उनके ख़त्म होने के बाद इस सब ने लगभग आधे से ज़्यादा दिन का समय ले लिया था। फाइनली विंग को उसके जो न्यू हैंड मेडन्स यानी कि नौकरानियाँ थीं, उन्होंने उसे उसका ब्राइडल चैम्बर दिखाया। वहाँ पर विंग एम्परर के आने का इंतज़ार करने लगा। अभी भी उसके सिर पर रेड वेल थी और वो काँप रहा था, क्योंकि उसे अपने एम्परर से मिलना था। पर विंग इंतज़ार करता रहा। कई घंटे बीत गए। धीरे धीरे विंग के अंदर की उत्सुकता कम होने लगी और वो कन्फ्यूजन में बदल गई। विंग बार बार खुद को समझाता रहा कि कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से एम्परर यहाँ नहीं आए हैं। वो तब तक उम्मीद करता रहा जब तक उसके दिल में उम्मीद ख़त्म नहीं हो गई। विंग के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो चुकी थी। फाइनली उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि आज रात एम्परर का कोई इरादा नहीं था उसे ब्राइडल चैम्बर में ज्वाइन करने का। हैंड मेडन्स को विंग पर बहुत दया आई। उन्होंने उससे कहा कि वो अपना वेल हटा दे ताकि वो उसके कसे हुए हेयर्स को थोड़ा ढीला कर सके। पर विंग भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने उन हैंड मेडन्स को मना कर दिया और ये कहा कि वो सब वहाँ से चली जाएं। ये सुनकर हैंड मेडन्स वहाँ से चली गईं। विंग अपनी वेडिंग नाइट पर बेड पर अकेला बैठा हुआ था, जहाँ उसने अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट बिताने के खूबसूरत सपने देखे थे। उसने अभी भी हैवी क्लोथ्स पहन रखे थे। विंग को उसकी वेडिंग ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे नफ़रत थी कि कैसे इस ड्रेस ने उसके ऊपर इतना भार लाद दिया था। विंग के लिए इस ड्रेस में चलना फिरना कितना कठिन था। कैसे जेंक्स ने विंग को फोर्स किया था कि वो अपने पैरों में छोटे साइज़ के शूज़ पहने। कैसे उन्होंने विंग के पूरे फेस पर पाउडर लगाया था और ये कहा था कि इस तरह से एम्परर उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। विंग को हर चीज़ से नफ़रत हो रही थी। उसके सिर में वो 100 गोल्डन पिन्स दर्द दे रही थी। उसका गाउन इतना टाइट था कि वो सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था। गुसू में हवा बहुत ठंडी थी, जिसकी वजह से विंग के दांत तक कांपने लगे थे। लेकिन ये सब चीज़ें विंग को तकलीफ़ दे तो रही थी, पर सबसे ज़्यादा उसे कोई चीज़ जो तकलीफ़ दे रही थी वो ये थी कि उसका दिल टूटा। उसे इतना अपमान सहना पड़ा, इतने अपमान का सामना करना पड़ा। जब विंग को यह एहसास हुआ कि एम्परर को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इन चीज़ों ने उसे बहुत तकलीफ़ दी। जितना विंग इस शादी को चाहता था, एम्परर को नहीं चाहत थी इस शादी की। एम्परर ने तो यहाँ तक नहीं सोचा था कि कम से कम वो वेडिंग नाइट पर विंग को अपना चेहरा ही दिखा दे। एम्परर को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विंग उनसे खुद को टच करने के लिए भी उम्मीद नहीं कर रहा था। वो तो बस एम्परर के साथ बेड शेयर करने से ही खुश हो जाता। विंग बस एम्परर से बात करना चाहता था और उनका चेहरा देखना चाहता था। सिर्फ वो दोनों, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए ही, वो बस अपने हस्बैंड को जानना चाहता था।
खुश रहने के लिए जियांग्स ने विंग से कहा था कि एम्परर काइंड होंगे, पर उन्होंने उसे ये नहीं बताया था कि वो पहले क्रूएल होंगे। अगली सुबह विंग अपने बेड से उठा। उसके गालों पर आंसू थे, पर वो सूख चुके थे। जैसे ही हैंडमेडन्स विंग को सर्व करने के लिए ब्राइडल चैम्बर में जाने लगी, वैसे ही डोर पर एक मेल विजिटर दिखा। हैंडमेडन्स ने बो किया और कहा, योर हाइनेस। ये सुनते ही विंग का दिल तेज़ से धड़कने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके हस्बैंड ने अपना माइंड चेंज कर दिया। वो अपने यंग एम्परर के ज़रा से अटेंशन के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट था। कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद का ये दूसरा दिन था, ऊपर से सुबह का टाइम था। विंग ने अपने हस्बैंड से एक शब्द तक नहीं बोला था। ऐसा नहीं था कि विंग एम्परर के साथ प्यार में पड़ गया था, पर वो ऐसा चाहता था। उसने अपने मदर और फादर के बीच में खूबसूरत और प्यार भरी मैरिज देखी थी, इसलिए हमेशा से विंग ने अपने लिए भी एक ऐसी ही शादी की उम्मीद की थी। जब कभी भी उसकी शादी होती तो वो यही सोचता था कि उसे भी ऐसा ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिलेगा। क्या विंग का एम्परर से प्यार और अपनेपन की उम्मीद करना गलत था, जब सबने उससे इतने सारे वादे किए थे कि एम्परर उसे इतना चाहेंगे वगैरह वगैरह। विंग जल्दी से खुद को रेडी करना चाहता था, पर उसने तो पिछली रात के ही कपड़े सही से नहीं ओपन किए थे। एक्साइटमेंट में और हड़बड़ी में और उम्मीद में विंग बेड से लड़खड़ा कर गिर गया। अभी भी उसके सिर पर वो रेड वेल थी और वो रेड ड्रेस जिस पर गलती से विंग ने पैर रख दिया था। विंग एक नासमझ पर्सन था जो आखिरी दम तक उम्मीद रखना चाहता था। मेल रॉयल जो कि सुबह सुबह विंग से मिलने आया था, उसकी कदकाठी उसके हस्बैंड की तरह ही थी, पर वो उसका हस्बैंड नहीं था। उस पर्सन ने एप्रिकॉट कलर की रोब पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव्स पर ड्रैगन बना हुआ था। इस लैन की वो गोल्डन आइज़ नहीं थी जो विंग ने देखी थी, जिन्हें देखकर विंग उनका दीवाना हो चुका था, बल्कि ये आंखें जेंटल थीं। विंग उस पर्सन की ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसने इससे शादी की होती तो क्या उसकी ज़िंदगी बेहतर होती। विंग ने ग्रीट करा और बो करते हुए कहा, फर्स्ट प्रिंस। ये पहली बार था जब विंग गुसू लैन एम्परर के फर्स्ट प्रिंस से मिला था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। लांशीचन अपनी नज़रें उठाकर विंग की ओर देखता है और रूम के चारों तरफ देखता है कि कहीं उसे वांगजी की कोई हिंट मिल जाए, पर तभी वो मायूस होकर अपनी निगाहें नीची कर लेता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्या लांशीचन को पहले से इसके बारे में पता था? क्या उसे पता था कि वांगजी नहीं आएगा? लेकिन विंग इस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स पूरे पैलेस के लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए थी ना, पता चलना चाहिए था ना कि उनके ग्रेट एम्परर अपनी न्यूली वेडेड कंसोर्ट के साथ एक रात तक नहीं बिता पाए। एम्परर अपनी कंट्री को बचाने में इतना बिजी हो गए कि विंग उन्हें अपने एम्पायर की हिस्ट्री के ऊपर एक धब्बे की तरह लगने लगा था। अगर गुसू के सभी मेन को लविंग कहा जाता है, तो फिर विंग के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस सब ने विंग को क्या बना दिया? इस सब का क्या मतलब था? क्या विंग इतनी नफ़रत के लायक था, अयोग्य था कि वो एम्परर के चेहरे को एक बार भी देखना डिज़र्व नहीं करता था? क्या वो इस लायक नहीं था कि एम्परर उससे एक वर्ड भी बोल सके? अपनी पूरी ज़िंदगी विंग एक अनवांटेड पर्सन था जिसे कोई भी नहीं चाहता था। ये फीलिंग उसके लिए कोई नई नहीं थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं करी थी कि पैलेस में भी उसके साथ यही होगा। लांशीचन अपना गला साफ करते हुए विंग से कहते हैं, आज से तुम्हें पैलेस ऑफ जेंटियान में रहना होगा। ये सुनते ही विंग के पीछे जो हैंड मेडन खड़ी हुई थी, उसके मुंह से डर से भरी एक आवाज़ निकलती है जो विंग को सुनाई दी गई, जैसे कि उस हैंड मेडन को पता हो कि उस पैलेस में क्या होता है। लांशीचन कहते हैं, वैसे तो ट्रेडिशनली एम्परर और एम्प्रेस अलग अलग क्वार्टर्स में रहते हैं, लेकिन विंग तुम बेफिक्र रहो, पैलेस ऑफ जेंटियान को अच्छे से रखा जाता है। पूर्व एम्प्रेस डोवेगर वहीं रहती थी। विंग को एहसास हो गया था कि उसके न्यू क्वार्टर में कुछ खास बात है, और जैसा कि हैंडमेडन्स का रिएक्शन था, उसे पता था कि उसे कहाँ भेजा जा रहा है। विंग अपने नेल्स से, जो कि अच्छे से ग्रूम किए गए थे, अच्छे से उन्हें नेल पेंट से पेंट किया गया था,
उनसे वो अपने बगल में जो चेयर थी उसे फोर्सफुली कुरेदते हुए कहता है कि मुझे क्यों पनिश किया जा रहा है। ये सुनते ही लांशी चैन चौंक गए, मानो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। वो तुरंत अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं जैसे कि एक ट्रेंड रॉयल और फर्स्ट प्रिंस से उम्मीद की गई थी, वैसे ही वो अपने आप को संभालते हैं और विंग से कहते हैं। वो दयापूर्ण नज़रों से विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पनिश नहीं किया जा रहा है विंग। मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को भेजकर तुम्हारे रेसिडेंस की सफाई करने के लिए बोला है, तुम वहाँ अच्छे से रहोगे। कि सुनते ही विंग बोला, हिस मैजेस्टी ने हमारी वेडिंग पर तो मुझे एक बार देखा तक नहीं। उसकी आवाज़ और हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो एक रॉयल पर्सन से सीधा सवाल जवाब कर रहा था। एक के बाद एक विंग के मुंह से कई सारे क्वेश्चंस निकले। उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि एम्परर को तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ, या फिर हिस मैजेस्टी ने पहले ही काफ़ी कुछ देख लिया है। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या गलती है, क्यों? तभी फर्स्ट प्रिंस एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हारा नाराज़ होना लाजमी है। तो विंग कहता है, तो फिर क्यों? लांशी चैन कहते हैं, विंग जल्द ही तुम्हें इस पैलेस में सब पता चल जाएगा, हम क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तभी विंग एक गुस्से से भरी हंसी हंसता है और कहता है, नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें सीधा वहाँ भेज दिया जाता है, जैसे कि वो इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हो। विंग कहता है, जहाँ मुझे पता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे अकेला रहना होगा और फिर मैं ऐसे ही अकेले रहते रहते एक दिन मर जाऊँगा। विंग को पता था कि वो ज़्यादा बोल रहा है, उसे ये अधिकार नहीं था कि वो गोसू लैन फैमिली के मेंबर्स से डायरेक्टली ये सब कह सके, अपने दिल की बातें कह सके, क्योंकि अभी भी विंग खुद को एक आउटसाइडर ही समझ रहा था। लेकिन विंग को तकलीफ़ हो रही थी, वो हर्ट हो रहा था और उसे अपमानित होना पड़ा था। उसका क्लीन हार्ट टुकड़ों में हो गया था। उसकी शादी के बाद दूसरा दिन पूरी तरह से बीता भी नहीं था और ऑलरेडी उसका हस्बैंड उसे मरने के लिए कहीं और भेज रहा था। लांशी चैन की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ कहने की। वो जानते थे कि गोसू लैंस ने विंग के साथ गलत किया है। वो बस इतना ही कहते हैं, विंग तुम अच्छे से रहोगे और खुश रहोगे। पैलेस एम्पायर के लिए तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। ये कहते ही लांशी चैन वहाँ से चले गए, मानो ऐसे जैसे उनका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था। विंग टूट चुका था, विंग बुरी तरह से टूट चुका था। वो अपना चेहरा छुपा के रोता है, बहुत बहुत रोता है। तभी कुछ हैंड मेडेंस विंग को कंफर्ट करने के लिए उसकी चेयर के सामने नील डाउन होकर बैठ गईं। वो विंग को सही से जानती भी नहीं थी, पर फिर भी उनको उसके दर्द की तकलीफ़ की एहसास हो रहा था। वो विंग से बोले कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अच्छे से रहो। इम्पीरियल पैलेस का वो साइड इतना भी बुरा नहीं है, समर में वहाँ सबसे ज़्यादा सनशाइन आती है। तभी विंग धीरे से कहता है, मैं अच्छे से रहूँगा। वो अपनी प्यारी सिस्टर और ब्रदर को याद कर रहा था। उन्होंने विंग को यहाँ इस उम्मीद में भेजा था कि यहाँ पैलेस में एक अच्छी लाइफ वो जिएगा। पहले तो वो विंग को भेजना ही नहीं चाहते थे, अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहते थे। अगर उन्हें सच का पता चल गया, इस बारे में पता चल गया कि यहाँ विंग के साथ ये सब हो रहा है, तो वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। और फिर यही सोचकर विंग अपनी रेड वेल को फाड़ देता है, वो आखिरी चीज़ जो उसे एम्परर से बांधी हुई थी, और वो गुस्से में मन ही मन कसम खाता है कि मैं बहुत बहुत अच्छे से रहूँगा। इसके बाद से विंग को अच्छे से पता चल चुका था कि अब उसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा आप सबको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।